नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सोमवार को देश में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए थे, जो मंगलवार को बढ़कर 3,48,000 हो गए हैं। वहीं मौत के नए आंकड़े ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,200 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 7 मई को देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, जब एक दिन में रिकॉर्ड 4,887 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई थी। सक्रिय मामलों की बात करें तो कर्नाटक ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यहां कोरोना के 5,57,452 सक्रिय मामले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 5,58,996 सक्रिय मामले हैं। देश में ऑक्सीजन की वजह से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। लगातार जो मौतें हैं वो होती चली जा रही हैं। गोवा में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 4 घंटे में 26 मरीजों की जान चली गई। तो वहीं दिल्ली में भी ना तो मौतों का सिलसिला थम रहा है और ना ही राजनीति का। कोरोना की स्थिति पर देश के डॉक्टर्स की राय आप भी सुनिए, क्या कहना है उनका। देखिए, साइंटिफिक एडवाइजर का बताना है कि ये स्थिति चिंताजनक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, महामारी बहुत फैली हुई है, पर एक्चुअल नंबर्स पता कर पाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल्स नंबर पता करने के लिए हमें बहुत तरह के रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास उतनी टेस्टिंग किट होनी चाहिए रेगुलर, फिर टेस्टिंग पर्सनल होने चाहिए, फिर लैब की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उतना टेस्ट कर पाएं, जो कि आज की डेट में उतना पॉसिबल है ही नहीं। तो इन रिसोर्सेज के रहते हुए हम एक्चुअल नंबर्स कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। फिर उसके ऊपर जिन्होंने टेस्ट कराना है, जैसे फैमिली में एक बीमार हुआ, उसके साथ 4 एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, वो पॉजिटिव हैं या नहीं है, तो ऐसे लोगों को बाहर जाके खुद टेस्ट कराना पड़ेगा। वो एक लॉकडाउन के अंदर जाना पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और लोग जब तक लक्षण नहीं आते तब तक आगे जाते भी नहीं है। तो एक्चुअल नंबर्स पता करना लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है इस वक्त। धन्यवाद। अभी हाल ही में देखा गया है कि कोरोना के कुछ केसेस अब कम हुए हैं। जो पहले 4 लाख से ऊपर फिगर आ रही थी, अब 3.5 या 360 के आसपास फिगर आ रही है। इस सब का श्रेय जाता है लॉकडाउन को। तो अगर हमें नंबर और कम करने हैं तो हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स सिर्फ इस भूल में होते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो लोग शराब पीकर या मोबाइल के अंदर मोबाइल देखते हुए गाड़ियां चलाते हैं, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इसी तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। सामान अगर आपको लेकर आना है कहीं बाहर से, तो इकट्ठा हफ्ते भर का लेकर आए। हर छोटे छोटे सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मास्क डालें, और मास्क N95 डालें, और ऐसा डालें कि जो पूरा स्किन से कवर हो जाए, कि आपकी सांस जो है वो मास्क के थ्रू ही आए जाए। बारी बारी अपने हाथों को धोएं। तो यही संक्रमण से बचने के उपाय हैं। जितना हम संक्रमण से बचेंगे वैसे वैसे नंबर कम होते जाएंगे और हम एक अच्छी स्थिति की ओर जाते जाएंगे। कोरोना एक बहुत भयानक और बड़ी जानलेवा बीमारी है, ये विश्वविदित है, सबको पता है। तो अब जब भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़े तो यह स्वाभाविक है कि एक चिंता जगेगी और चिंतित हो जाना चाहिए। और जब भी इसकी संख्या घटे तो ये एक स्वाभाविक रूप से ये एक प्रकार का सुकून देगा। लेकिन एक चीज जो है कि बढ़ना तो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो क्षणिक हो, चाहे वो दिन के लिए हो, चाहे हफ्ते के लिए हो, वो तो बिल्कुल चिंता का विषय है। लेकिन जो घटने का ट्रेंड है उसका असली फायदा तब है जब ये घटने का ट्रेंड लगातार चलता रहे। अब बढ़ा है, लास्ट ईयर बिल्कुल ही घट के एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे अब कोरोना खत्म हो गया, फिर एकदम सडनली ऐसे बढ़ गया जैसे लगता है कि वोल्केनो इरप्ट हो गया हो। तो जो ये बढ़ने वाली बात है ये तो चिंता का विषय था। अब जो थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि पिछले 3 दिन से, पिछले 4 दिन से जो घटने का ट्रेंड है, ये देखिए इसमें कोई
शक नहीं है कि जिस भी तरह से ये घटे तो थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन असली घटने का फायदा तब है जब ये घटे तो घटता ही चला जाए और ये समझिए कि हमको छोड़ करके कोरोना निकल जाए। ये असली हमको खुशी देगा। यही हमारी मंशा है, यही हमारा टारगेट है और यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। अब ये टारगेट हम अचीव कैसे करेंगे? देखिए, पहले पिछले साल एकदम बहुत ही निम्नतम स्तर पर आ गया था, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन हो रहा था, फिर एकदम सडनली बढ़ गया। अब इसको अगर आप टाइमिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सडनली जो बहुत उत्साह लोगों में आ गया कि नहीं अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, शादियां शुरू हो गईं, पार्टियां शुरू हो गईं, भीड़ भाड़ सब शुरू हो गया और इन सब भीड़ भाड़ वाली जगहों में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों ने ताक पे रख दिया। मास्क लगा नहीं रहे थे, लगा रहे थे तो गले में टांग के रख रहे थे, कुछ लोग मुंह ढक ले रहे थे, नाक खुला है, कुछ लोग मुंह नाक दोनों ढक रहे थे, हर थोड़ी देर में नीचे ऊपर करके देख रहे हैं, मतलब पसीना पोंछ रहे हैं। तो ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन नहीं हुआ। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन है कि मास्क लगाइए, मुंह नाक दोनों ढक। दिल्ली में इस समय वैक्सीन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की तरफ से उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन पूरी मात्रा में देने, लेकिन दिल्ली सरकार उसको ठीक से मैनेजमेंट उसका नहीं कर पा रही है। बीजेपी का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन्होंने कहा था कि ये 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे दिल्ली में, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर 265 थे वो घटकर आज 230 रह गए हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे इन्होंने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक छेपा है। तो वैक्सीन जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बन सकती। जहां लोगों को वैक्सीन ही नहीं लग सकती वहां मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन बन भी नहीं सकती। वैक्सीन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें फैसिलिटीज हैं, जिसमें क्वालिफाइड लोगों की उपलब्धि है, और जब वो सब चीजें मीट करती हैं तब उनको लाइसेंस दिया जाता है। और इसी कारण इनके कहने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे तो पता नहीं कि ये रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर थे या उस समय अपनी एनजीओ चला रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है वो रेवेन्यू का क्या काम कर रहा था कि लाइसेंसिंग ऐसे नहीं हवा में नहीं बांटी जाती जी। लाइसेंसिंग के कुछ मापदंड होते हैं और वो मापदंड के आधार पर 3-4 लोगों को ऑलरेडी लाइसेंस दिया जा चुका है, आपकी राय के बिना 3-4 दिन पहले दिया जा चुका है। तो ये हवाबाजी बंद करके दिल्ली में कितने आईसीयू बेड्स बने हैं, कितने वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, कितने नए बेड्स हैं, और आपने 10,000 करोड़ का क्या किया उसका हिसाब दें। ऑक्सीजन की थोड़ी कम किल्लत है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर 36 प्लांट इनको लगाने थे, और जब दिल्ली में 36 प्लांट लगने की बारी थी, जिसमें से 8 केंद्र सरकार ने लगाने थे, तो केंद्र सरकार के तो 8 ऑलमोस्ट तैयार हैं, लेकिन जो 36 प्लांट इन्होंने लगाने थे उसमें इन्होंने अब तक एक भी प्लांट ऐड नहीं किया है। और जहां पे भविष्य की व्यवस्थाएं करने की बात होती है, तो मान लीजिए आज मैंने 70 मेट्रिक टन का प्लांट लगाया, पर आने वाले भविष्य में जनसंख्या बढ़नी है, प्रेशर बढ़ना है, तो आज मुझे व्यवस्था करनी होगी 100 मेट्रिक टन की। इनका उल्टा है, जहां 100 मेट्रिक टन 200 मेट्रिक टन चाहिए वहां पे ये 20, 25, 50 लगाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, दिल्ली में कई ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली में राजनीति सिर्फ और सिर्फ इस समय वैक्सीन पर हो रही है, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दिल्ली को वैक्सीन चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। वैक्सीन है लेकिन उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। अकील खान आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अकील खान जी बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अकील खान जी पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार का आरोप लग रहा है कि वैक्सीन तो है लेकिन दिल्ली सरकार उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ खत्म होने के कगार पर है। अब आप बताइए कितनी वैक्सीन इस समय दिल्ली में बची हैं, कितने लोगों को लग सकती है, कितने दिन चल सकती है? देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये भारतीय झूठ पार्टी इस टाइम भयानक झूठ पार्टी हो चुकी है। इस वक्त इस तरह के झूठ बोलना जो मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि आप वैक्सीन दीजिए वो लगती जाएंगी। पूरे स्कूल जो है दिल्ली के जो इस काम के लिए लगा दिए गए हैं उसमें से कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल होने पर 250 से ज्यादा स्कूल के सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। और ये उसको उल्टा मैनिपुलेट करके ये भाजपा की जो प्रवक्ता है बोल रही है, अभी बोल रही थी, इस तरह की बात करने से ये साबित होता है। काजल जी मेरी बात सुन रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सुन रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए, सुन रहे हैं आपकी बात जी। बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी। बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये जो जिस तरह से मोदी सरकार देश में बिहेव कर रही है, इससे ये जाहिर होता है कि ये जनता की सरकार नहीं है, लोगों की सरकार नहीं है, ईवीएम से चुनकर आई हुई सरकार है। ये ईवीएम के लिए ही जिम्मेदार है। इस तरह की बातें करना जो मतलब सीधा सीधा वैक्सीन आप दीजिए, वैक्सीन लग जाएंगी साहब, लगा ही रहे हैं इतने महीनों से। आप इस तरह से बातें करके उसको मैनिपुलेट करके झूठ बोल करके किस तरीके से देश गुमराह कर रहे हैं। कितना क्रिमिनल ऑफेंस है ये क्रिमिनल निग्लिजेंस और क्रिमिनल। अखिल खान जी कितनी वैक्सीन बची है? अखिल खान जी कितनी वैक्सीन, कितने दिन की वैक्सीन बची है अब दिल्ली में? 3 दिन की बची हुई वैक्सीन, 3 दिन वैक्सीन बची हुई है और वो खत्म हो चुकी। कोई वैक्सीन कोविड शील्ड इन्होंने बोला है लाने के लिए, देने के लिए बोला है। अभी 3 दिन की खाली बची कोविड शील्ड। और अगर ये ईमानदार है और सही बोल रही हैं तो इन्हें बताना चाहिए कि हम क्या शेड्यूल है। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन उनके पास बची हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या तैयारी है वैक्सीन पहुंचाने की दिल्ली में? ये बैठ के जो मर्जी बोलते रहे, इनसे कुछ हुआ नहीं और इन्होंने कितने लोगों की जान ले ली ऑक्सीजन की वजह से। आप बताइए क्या किया आपने, क्या कर रहे हैं? श्रीमान आपके बीच में बोला नहीं, सुना ना मैंने आपको। थोड़ा तमीज सीखिए बैठ के बोलने के लिए। आप थोड़ा हड़बड़ाए ना, तमीज सीखिए बोलना थोड़ा सा। आपके बीच में बोला मैं, सुना मैंने आपको। सुनिए आप, सुनिए, थोड़ा सुनिए आप, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। झूठों की सरकार सुन लीजिए। अखिल खान जी सुनिए, झूठों की सरकार सुनिए, फरेबियों की सरकार सुनिए, चालसाजों की सरकार सुनिए। बीच में ना बोलेंगे आप। अखिल खान जी एक बार सुन लीजिए, आपके तमाम सवाल है जिनका जवाब इस समय दे रहे हैं भटनागर जी। एक बात सुन लीजिए, आपके पास एक बार सुन लीजिए, उनको एक बार सुन लीजिए, आपको ही जवाब देना है फिर। ऐसा क्यों है कि बात कीजिए, सब्जेक्ट क्यों नहीं? ऐसा क्यों कि उन्हीं विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार चल रही है वहीं वैक्सीन क्यों खत्म होगी जल्दी से, और जगह क्यों खत्म नहीं होती है? ऐसा नहीं है, कहीं भी सब जगह वैक्सीन पूर्ति की जा रही है और समय अनुसार की जा रही है। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, ये जवाब दे ही नहीं सकते। जिनके मंत्री चोर हो, ऑक्सीजन चोर हो, वो क्या जवाब देंगे? फिर श्रीमान बीच में बोले, आप थोड़ा तमीज सीखिए, थोड़ा श्रीमान तमीज सीखिए, बीच में नहीं बोला करते हैं। आप एक प्रदेश सरकार की झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं और हम बोले नहीं बीच में बोल रहे हैं। अखिल खान जी, आप कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं तो सुनते नहीं है, अपने अपनी बोलते हैं। लाइफ टू लाइफ का
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप दोनों की बात पूरी करेंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को भी देना है और बीजेपी को भी देना है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना करन सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया न जाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जब बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है तो उनकी आपसी राजनीति शुरू हो जाती है। इसका समाधान किसी के पास नहीं कि वैक्सीन कैसे आएगी, इसका समाधान किसी के पास नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे आएगी, लोगों को कैसे बचाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना। प्रदीप भटनागर जी अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए दूसरे लोग ना सुनने वाले बर्दाश्तहीन हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं ना, इसलिए बीच में बोलते हैं। देखिए मैं बताऊं, अभी माननीय उच्च न्यायालय कितने इनकी अभी फटकार लगाई कि इन्होंने एक INX कंपनी है जो 28 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इन्होंने उसको कहा कि नहीं, आप जैसा दिशा निर्देश हम देंगे उस तरीके से आपको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। इन्होंने उनको एक बना के दिया, बाकायदा एक प्रपोजल बना के दे के आपको दिलाना। 28 हॉस्पिटलों की जो सप्लाई होती है 17 हॉस्पिटलों को इन्होंने डिटेल बना के दी, नहीं आपको इसमें करनी है, उनको जरूरत नहीं है। इन्होंने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि हमें क्या नाम टैंकर की आवश्यकता, टैंकर सुप्रीम को केंद्र सरकार नहीं दे रही है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने कही हम पे टैंकर है, हम उपलब्ध करा सकते हैं, इन्होंने मना कर दिया, अभी जरूरत नहीं है। इन्होंने हर जगह राजनीति करी लोगों को मारने के लिए और केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये इन्होंने काम किया। इनके इमरान जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मना कब किया गया था? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मना कब किया गया था? ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, एक ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी है जो दिल्ली के 28 हॉस्पिटलों में सप्लाई करती है। इन्होंने उसको पारित करा आदेश की, जिनको हम कहेंगे उनको सप्लाई करनी है आपको, अब जिसको जरूरत है उसे दी जाएगी। पहली चीज पुरानी बात हो गई है, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर अब तमीज नहीं जरा से भी सुनने की, बीच में बोल रहे हैं फिर आप। अभी एक चीज, दूसरी चीज देखिए, अभी 4 दिन पुरानी बात है कि अभी इनके प्रवक्ता बैठते हैं नेशनल टीवी पे। खान जी आती हूँ आपके पास, आती हूँ आपके पास। अगर वो झूठ बोले तो सच्चाई आपसे सुनेंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए। पहले बता चुका हूं। एक चीज, इनके प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि अभी दिल्ली को आपूर्ति जरूरत है 1000 मीट्रिक टन की, मगर अभी हमारे पे पूर्ति 500 समथिंग आ रही है। और अगले दिन स्टेटमेंट देते हैं खूब मुख्यमंत्री कि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन चाहिए 9000 मैट्रिक टन समथिंग हम पे पूर्ति हो रही है और हमें जरूरत पूरी है। देखिए कहां कहां झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं है। ये चाह रहे हैं केंद्र सरकार को नीचा दिखाना, जनता सेवा नहीं करना। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से चालू कराने के द्वारका के अंदर, आज इसको भी सप्ताह भर होने जा रहा है। ये कितना सजग है। इन्होंने अभी दिलशाद गार्डन में इन्होंने हॉस्पिटल चालू करना था, वो चालू नहीं कर पाए। भटनागर जी अब वो कहते हैं कि आप चाहते हैं राज्य आपस में लड़े। अब ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि राज्य आपस में लड़े, केंद्र सरकार तो यही चाहती है। नहीं, सरकार एक बात, केंद्र सरकार क्यों चाहेगी? केंद्र सरकार ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से हर चीज पहुंचा रही है।
मगर आप पारदर्शिता रखती नहीं ना अपनी चीजें कि हम यहाँ विफल हैं, ये हमसे चीजें पूरी नहीं हो रही, ये चीजें हमें चाहिए, इनसे वेंटिलेटर नहीं लगाए गए, अब तक बढ़ाए गए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं बढ़ाए गए, नए हॉस्पिटल चालू नहीं करेगा इनसे, ये हर जगह विफल हैं, ये इनसे सख्ती से कोरोना का पालन नहीं करा गया। इन्होंने हर चीज को इतना डिनाई पकड़ रखा है कि केवल इन्हें ये दिख रहा है केंद्र सरकार को कैसे नीचे दिखाया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी है संजय सिंह, सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी संजय सिंह, जो षड्यंत्र करके इस तरह जनता की जान से खेल रहे हैं राजनीति करने के लिए कि चुनाव आ रहा है लोकसभा का, कैसे ज्यादा सीटें मिले। ठीक है, ये नहीं समझ रहे दिल्ली की जनता से कैसे वाकिफ है, ये क्या चाहते हैं, दिल्ली की जनता को मारना चाहते हैं। अखिल खान जी जवाब दीजिए। ठीक है अखिल खान जी जवाब दीजिए, आपको सारी बातें झूठी लग रही है, अब आप सच्चाई बता दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए आज कंगन को आलसी क्या पड़ेगा, फालसी क्या, पूरी दुनिया में वॉल पे लिखा हुआ है, आसमान में लिखा हुआ है कि साफ साफ वैक्सीन की इन्होंने प्रिपरेशन नहीं की। इन्होंने जो, मैडम मैं बोलूँ अब पूरा? हाँ पूरा बोलिए, आपके पास टाइम है, पूरा बोलिए आप। सुनिए आज ये लैंसेट की रिपोर्ट भी है इसके ऊपर कि इन्होंने भारत ने सुनिश्चित किया, ध्यान से, भारत ने, ये बात सुन रहे हैं, मेरी बात आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, भारत ने ये लैंसेट रिपोर्ट है, ये क्लियर कट, और ये बीजेपी सरकार को जरा सुनना चाहिए इसके अगेंस्ट में। ये 15 महीने से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो पहले उन्होंने ये लिखा है कि भारत ने शुरुआती कोविड कंट्रोल करने की सफलता को गंवाते हुए, शुरुआती कोविड कंट्रोल करने की सफलता को गंवाते हुए कोविड-19 टास्क फोर्स की कोई मीटिंग नहीं की, अप्रैल तक कोविड टास्क फोर्स की कोई मीटिंग नहीं की है। ये शो करता है कि ये घर के अंदर ईरानी चाय 60,000 रुपए की पीकर सो रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और अप्रैल के पहले हफ्ते में कोविड-19 के प्रकोप से जब भारत को पूरी तरह लपेट में ले लिया, तब इनको समझ में आया, तभी जागे, और फिर ये जागने के बाद अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और फिर वो चुनावी नशे में चूर होकर के पूरे देश में त्राही मचा दी, और धार्मिक आंदोलन को उन्होंने अप्रूव किया, उसको कंट्रोल नहीं किया। ये लैंसेट की रिपोर्ट है। और अब आप देखिएगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक बहुत डिटेल में इनको इस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। मैडम मेरी बात जा रही है वहां? हाँ बिल्कुल, क्या लिखा है साफ साफ? बिल्कुल बोलिए। साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने, और बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा हुआ है, जो उनका सपोर्टर रहा हुआ है, वो पत्रकार इनका सपोर्टर बीजेपी रहा, उसने लिखा हुआ है बात कि भारत भयंकर महामारी का सामना कर रहा है, हमारे पास छिन्न भिन्न हेल्थ केयर सिस्टम है, छिन्न भिन्न है, लाखों की तादाद में मरीज है जो बढ़ते जा रहे हैं, और दम घोटती हॉस्पिटल्स हैं, मौतें हैं, सभी भारतीयों के दिल और दिमाग में डर का साया पसर गया है, और लगातार बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं। दुनिया ने हमें सील्ड कर दिया है, दुनिया में सील्ड ऑफ कर दिया हमें, और हालांकि वो मदद इसलिए कर रहे हैं कि ये बाहर ना पहले पूरा त्राई पूरे विश्व पे इतना फैल करके पूरे विश्व को और ना बर्बाद करे, इसके लिए उन्होंने भारत को सील्ड ऑफ कर दिया है और भारत को छोड़ दिया है। ये लिखा क्लियर, भारत को छोड़ दिया है अपनी गरीबी और बीमारी के कूड़े घर में मरने के लिए, ये लिखा हुआ ऐसा क्लियर कट है। देखिए उन्होंने एक सजेशन दिया, वो सजेशन में मैं बताना चाहूंगा। सजेशन ये दिया उन्होंने, हम सब गलतियां करते हैं, सुन लीजिए, सुना दीजिए प्रदीप जी को अच्छे से, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम अपने घमंड में चूर होकर अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी और बहुत बड़ी गलती है। गलतियों से इनकार करना, घमंड करना, गलतियों से इनकार करना और घमंड करना एक क्षतिग्रस्त मानसिकता और आत्मसम्मान का द्योतक है, और भविष्य की, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुन लीजिए, और भविष्य की बहुत बड़ी आपदा का संकेत है। ये बहुत बड़ी आपदा आ रही है, इसको भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो निकल चुका है और जो लाखों लोग मर चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है कि इनका जो फिगर है 2.5 लाख का 5 गुना है, कम से कम एक्चुअल फिगर 5 गुना है, और जो लैंसेट ने आगे भी कहा है कि अगर इससे भी ज्यादा 5 गुना और मौतें हो सकती हैं अगर ये मोदी सरकार अपनी घमंड में चूर होने की बजाय रियली जो इस तरह से क्रिटिसिज्म हो रही है, उन क्रिटिसिज्म को सामने रख करके और लोगों का ध्यान रख करके और वार्तालाप करे, ओपन वार्तालाप, खुला वार्तालाप करना जरूरी है, नहीं तो ये
क्षमा योग नहीं होगा, देश क्षमा नहीं करेगा मोदी सरकार को। और ये मोदी ये भाजपा सरकार को ये आड़े हाथों क्या ये देश के अंदर जवाब देगा पूरा पूरा देश इनको कि इन्होंने क्या किया है देश के साथ। जवाब दीजिए भटनागर जी। देश से लेकर मैडम, विदेशों आप तक मेरा आपने मेरा माइक डाउन कर दिया। अगर मैं कुछ पूछना चाहा तो मैं पूछ सकता इसका मतलब सवाल में। नहीं, ये मैडम ये गलत है। एक पक्ष और दो पक्ष को सुनने के लिए क्या पूछूं आपने? मेरा माइक डाउन कर दिया आपने। आपका माइक डाउन नहीं किया है, आपका माइक डाउन। मैंने इनसे पूछा कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक में प्रॉब्लम होगी, मैंने पूछा 1000 मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए? इन्होंने वर्ल्ड क्लास इन्होंने स्कूल बनाए थे, इन्हें हॉस्पिटल में तब्दील क्यों नहीं करा? इन्होंने जवाब दिया चीज के बारे में। आपको ये नहीं पता, ये नाकाफिर आदमी जो बैठे हैं ये नहीं पता इन्हें कि राज्य सरकारों को खुद प्लानिंग बनानी है। धार्मिक स्थल खोल रहे, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। आपको ये नहीं पता राज्य सरकार प्लानिंग बनाएगी। आपने क्या प्लान बनाया बताइए? आपने चिकित्सा का आगे आपदा क्या प्लान बनाया जो राज्य सरकार को बैठ के बनाना था? यहाँ आके बैठ के बकवासबाजी कर रहे हैं आप, ज्यादा बोल के और एडवांस बन के दिखा रहे हैं आप। आपने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए, दिल्ली जनता को मारने में लगे हैं आप लोग। जब अमित शाह पिछले कोविड के अंदर इनविन हॉस्पिटल आए थे, कई 1000 बेड इन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर देके गए, एक नहीं लगा इनसे। अरे पूछने स्टेटमेंट है आपके अरविंद केजरीवाल जी की, देख लीजिए बोला नहीं बोला है। इन्होंने झूठ बोला, इनसे टैंकर की व्यवस्था नहीं है। को सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए। आपने कई सवाल ऐसे जो कि पूछ लिया, एक बार उनको भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। तैयार है सुनने तैयार, जवाब दे इस बात का। आप कहां से ऐसे लोग ले आते हैं जो सुनने की क्षमता नहीं रखते और बीच में इतना बोलते हैं? अपना बोलने के बाद मैंने पूरा वाक्य इन्होंने बोला और मैंने सुना, और दूसरे की जब बारी बीच में आए तो ऐसे लोग बोले क्या जताना कि मैं जाहिल हूँ? ये साबित करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वाले। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर टॉप का इंजीनियर रहा हूँ। आप क्या बात करते हो? आपकी बात की एक एक बात सुन रहा हूँ मैं, और एक आप सुनिए मेरी बात को, मैं वही बता रहा हूँ। इन्होंने जनता को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इनकी गलतियां नहीं होती तो उच्च न्यायालय ने फटकार क्यों लगाता? इनके वकील को क्यों सॉरी बोलना पड़ा? इनसे टैंकर की व्यवस्था नहीं हुई। जो हॉस्पिटल टैंकर देना चाहते हैं उन्हें टैंकर नहीं लिए इन्होंने। इनके जो मंत्री हैं बताइए सिलेंडर चोरी पे क्या कहेंगे? जो इनके मंत्री जो सिलेंडर भरवा के ला रहे थे उसके बारे में क्या कहेंगे? इनका पूरा आम आदमी पार्टी सरकार का पूरा प्री प्लान था कि दिल्ली की जनता को मारना है, उनकी संवेदना लेने के लिए। जितने ज्यादा मरेंगे उतनी जल्दी सरकार बनेगी। मामले में जवाब ले लेते हैं। अकील खान जी जवाब दीजिए, सिलेंडर चोरी के मामले में क्यों मंत्रियों का नाम आता है, क्यों नेताओं का नाम आता है, उनका जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, पहली बात यह है इन्होंने जो हमारे मिनिस्टर है इमरान हुसैन के खिलाफ उन्होंने जो एक गंदे से एडवोकेट ने जाकर के जिस तरह से किया था उसको हाई कोर्ट ने किस तरह से बोला है कि ये जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, फरीदाबाद से खुद सिलेंडर भरवा के जाते हैं। अरे हाई कोर्ट ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा है। श्रीमान ये बताइए आप 700-800 सिलेंडर आपने को रख रखे थे जब आपदा चल रही थी तो? इस तरीके से। दूसरी बात यह है दिल्ली सरकार क्या कर रही है बताइए जरा आप। अरे भाई 700 सिलेंडर बहुत माने रखते हैं, 600 सिलेंडर पता है आपको कितने माने रखते हैं? 600-700 सिलेंडर आपके मंत्री दबा रखे थे, इस बारे में नहीं बताएंगे आप? वो दिल्ली सरकार है ना, क्या करना 700 सिलेंडर दबा रखे थे आपके मंत्री ने। अगर हॉस्पिटल के अंदर कितने लोगों की जान बचती? क्या खा रहे घर में बैठ करके? अकील खान जी जवाब दे दीजिए इस बात पर। अकील खान जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अकील खान जी एक बार जवाब दे दीजिए। क्यों आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का नाम सामने आता है सिलेंडर चोरी के मामले में? जवाब उनका ये दे दीजिए एक बार। किसने कहा चोरी है? हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया हमारे मिनिस्टर को कि आप जो सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का काम करने वाला कोई भी बंदा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी बीजेपी का है, ये इनके पास दिल्ली पुलिस है ना। दिल्ली पुलिस किसके पास में है? वो बैठा हो काला अंग्रेज है एलजी, उसके पास दिल्ली पुलिस है ना। वो जाके चिकन चंगेजी मटन मुगलाई खा रहा है और घर में पर्सनल कमेंट मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आप दोनों की बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। तीसरी लहर आने वाली है। ये एक्सपर्ट का कहना है कि वो जरूर आएगी और ज्यादा आक्रामक हो सकती है और ज्यादा संक्रामक हो सकती है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल सकती है। अकील खान जी, आप मुझे ये बताइए कि हर बात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार आप ठहरा देते हैं, हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार अगर आप ठहरा देते हैं, अगर हर चीज की जिम्मेदार केंद्र सरकार है तो फिर राज्य सरकारों का फायदा क्या है, क्या फर्ज है उनका? देखिए काजल मैडम, हम बिल्कुल इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि जिम्मेदार ठहराया जाए। जो काम हो रहे हैं उस काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी उसके लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं और प्रेज भी कर रहे हैं, जो मतलब प्रधानमंत्री जी और इस सरकार ने किए हैं। और जो रियल टर्म्स में है, देखिए 1 साल हो गया है, 1 साल पहले जब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, पहले भी मौतें हुई ऑक्सीजन की, और ये प्रधानमंत्री के फंड से, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के फंड से जो 160 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, 160 से ऊपर पूरे देश भर में, इन्होंने प्रधानमंत्री फंड से, एक गुजराती है, गुजराती को इन्होंने, गुजराती ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया, दिल्ली के अंदर 8 प्लांट लगने थे उससे, एक लगाया बस, अभी वो भी अभी चालू करवाया, वो भी अरविंद जी ने इमरजेंसी में। पूरे देश के अंदर आधे अधूरे छोड़ करके ये भाग गया कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर के, और इसको पकड़ नहीं रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि इन्होंने भी पैसा खाया होगा, इसलिए नहीं पकड़ रही, अभी तक नहीं पकड़ा नहीं आया है। इतना लोगों को मरवा दिया है, इतनी हत्याएं करवाई है इस ऑक्सीजन की वजह से, उसके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो खान मार्केट, खान का रेस्टोरेंट के अंदर जो बंदे ने इतना जो कर रहा था कालाबाजारी, उसको 3 दिन बाद उसके फॉर्म पे छापा मारते, 3 दिन बाद भाग गया वो। ये दिल्ली पुलिस जो है, हमारे जो एलजी साहब बैठे हैं, दिल्ली सरकार जिसे बोलते हैं, जिन्होंने लेजिस्लेशन पास किया है कि दिल्ली सरकार अब जो होगी वो एलजी होगा, ये कहाँ है दिल्ली सरकार, ये तो बताइए। और इसके अलावा जो पूरे देश के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर फंड से जो जिस तरह से इन्होंने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन जनरेटर, कंसंट्रेटर्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट दिए हैं, पूरे अभी रिपोर्ट आ रही है, पूरे आप देख लीजिए, हर टीवी चैनल के ऊपर है, गाँव शहरों में, जो छोटे छोटे शहरों में इन्होंने सप्लाई की थी, कोई मशीन नहीं चल रही है, उसकी वजह से मौतें हो रही है, और ये मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसीलिए गंगा के अंदर लोग बाग लाशों को बहा रहे हैं, मतलब उसके लाश लाइट करने का भी जगह नहीं मिल रही है उनको। मशीनों को ठीक कौन कराएगा? अकील खान जी, मशीनों को ठीक कौन कराएगा फिर?
ये मशीन जो ठीक करा कॉन्ट्रैक्टर किसके हैं, किन्होंने अप्लाई, किसने दिया ये इसका ठेका और किसने पेमेंट दिया, ये प्राइम मिनिस्टर फंड से गया ना पैसा। और स्टेट यूपी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एमपी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, किसकी सरकार है वहां पर? आप ये देखिए वहां पे वोटें हो रही हैं और ये मशीन। आप दिल्ली पर आ जाइए अखिल खान जी, आप दिल्ली पर आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिल्ली पर आ जाइए, आप दिल्ली पर, आप जहां पर आपकी सरकार है आप वहां की स्थिति सुधारने की कोशिश करिए ना। दिल्ली का भी यही हाल हो रहा है मैडम, दिल्ली का बताया ना, आज इनको लगाने थे और वो लेके भाग गया गुजराती ठेकेदार पैसा, उसको पकड़ने गए। क्यों? क्योंकि पैसा खाया इन्होंने, अभी भी वो शर्म नहीं आ रही है, अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जीडीपी खत्म हो रही है, माइनस में जाने वाली है हमारे देश की, चली गई थी। और अभी जो एक बात बताइए मैडम मुझे कि 4.5 लाख करोड़, 4.5 लाख का जो करप्ट तो क्रोनी कैपिटल इसका मोदी जी ने उल्टे हाथ से साइन करके 4 लाख करोड़, इस कोरोना क्राइसिस में वो 1 लाख 2 लाख करोड़ नहीं निकाल सकते हैं? आप बताइए, इस टाइम पूरे देश के अंदर त्राही मची हुई है, पूरी तरह से कितने लोगों का जान चली गई है इस देश के अंदर। और ये अभी जो है ये पैसे के लिए, ये वैक्सीन के लिए पैसे नहीं निकाल रहे, ये मतलब बड़े शर्म की क्या है, ये तो क्रिमिनल निगलिजेंस है, ये क्रिमिनल केस होगा। और ये मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ के देश के प्रबुद्ध एडवोकेट और जितने भी जजेस वगैरह हैं कि ये जो हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है और जिस तरीके से देश के अंदर अभी भी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, राजनीतिबाजी चल रही है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा सामने, अभी सुप्रीम कोर्ट को ये जो है चिल्लाने लगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लेने शुरू किए, ये क्रिमिनल निगलिजेंस, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, इसकी सजा मिलेगी। और ये कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस बनता है और ये केस बनेगा। अभी जो जिस तरह से कर रहे हैं लोग, ये जो बीजेपी अभी भी ध्यान नहीं दे रही है, देश के प्रबुद्ध एडवोकेट जरूर आएंगे और PIL दाखिल होगी जरूर इसके अगेंस्ट में। जवाब दीजिए भटनागर जी। बैठक कितना आप साफ झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार को 36 प्लांट लगाने थे और 8 प्लांट केंद्र सरकार को लगाने थे, जो कि सरकार के आठों प्लांट चालू हो गए। दिल्ली सरकार बता सकती है कि 36 प्लांट के जो उन्हें लगाने थे कहां चले गए। वो 10,000 करोड़ पास करा गया था, वो कहां चला गया इस विषय में नहीं बताया। देखो इन्होंने कुछ विषय उठाया, ऑक्सीजन प्लांट लगाने खुद गिर गए। 36 प्लांट लगाने थे, एक प्लांट बता दे कहां लगाया है। 8 लगाने थे केंद्र सरकार, 8 चालू हो चुके हैं। ये नहीं बता पाएंगे चीज के बारे में। पहली चीज उन्होंने जो केंद्र सरकार देखिए, सरकार कई प्लांट आ चुके हैं यार, फिर आप पीछे बोले, आप श्रीमान आप इतने पढ़े लिखे तहजीबदार आदमी पीछे बोलने लगते हैं, आप बहुत अखिल खान जी सुन लीजिए, अखिल खान जी अब उनको सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अखिल खान जी पिछले 2-3 मिनट से आप बोल रहे हैं, अखिल खान जी पिछले 2-3 मिनट से आप बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल हूँ, मैं बैठाने लायक नहीं हूँ टीवी चैनल पे? अभी 1 हफ्ते पहले ये परमिशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं बता दूं आपको एक चीज और, देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको। मैं देखिए मैंने अभी जब सवाल पूछा था कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान मांगा कि एक सरकार का मंत्री 500-700 सिलेंडर जो भरवा रहा है रोज, कहां से आ रहे हैं 500 सिलेंडर, बहुत ही जवाब नहीं दिया चीज का। अभी इन्होंने उठाया ऑक्सीजन का मैटर, तो मैं उस विषय में बोला कि 36 प्लांट लगाने जो इनसे लगी नहीं। ये जो PM केयर फंड की जो लगा रहे हैं हर जगह, जब अमित शाह दिल्ली के अंदर आए थे, गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, तो उन्होंने खुद ही सारी मशीनें इक्विपमेंट्स भेजे जो इन्होंने लगाए नहीं, और सरदरे स्टोर के अंदर इस बारे में नहीं बताएंगे। देखिए अपनी करनी छुपाने के लिए आदमी क्या क्या झूठ बोलता है, इतना बोलता है, इस चीज को देखिए। देखिए केंद्र की सरकार हर प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा सहयोग के लिए खड़ी है 24 घंटे। सरकार किसी की कोई हो, जनता देश की है, उससे कोई किसी प्रकार का हानि नुकसान घटना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रतिबद्ध है केंद्र की सरकार। मगर आप लोग इस तरह छीटाकाशी ना कीजिए, एक छोटा और बड़ा समझ के, अगर भाई समझ के काम किया जाता है, हर चीज की, हर किसी की जिंदगी बचेगी। मगर कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता पर राजनीति करने के चक्कर में मारती जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है हर सरकार के लिए आगे बढ़ चढ़े काम करने के लिए, मगर आप राजनीति करेंगे तो दूसरा भी बोलेगा। आप कृपया राजनीति ना करके काम को करें। अगर 36 प्लांट लग चुके होते तो आज सवाल ये ना उठता। अगर आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका वाला चालू करे होते, आज दोबारा हाईकोर्ट आपसे नहीं पूछता। आपके इमरान खान जो मंत्री हैं, अगर वो सिलेंडर 500-700 सिलेंडर जो दबा के बैठे थे, उससे कितनी जिंदगी लोगों की बचती, ये आप देख लीजिए। पहली चीज, आपने 17, जब एक बड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, INX कंपनी है जो 28 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, मगर इन्होंने उसको एक प्रपोजल बना के दिया, बोले नहीं आपको 17 हॉस्पिटलों को देना है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल आके खुद रोया कि हम पे ऑक्सीजन का सिलेंडर, हमारे पास
क्या नाम टैंकर है हम भेजें, उन्होंने मना कर दिया। 5 दिन तक टैंकर दबा कर रखते राजस्थान सरकार कांग्रेस की। आप इस चीज को नहीं देख रहे। ये टारगेट है केंद्र सरकार, इनका चुनाव। संजय सिंह जो मेन राजनीति करता है, जो इस चीज को दिखा रहे घुमाना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ा नुकसान और हानिकारक होगा। मैं तो निवेदन फिर करूंगा आम आदमी पार्टी के जितने नेता और ये जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं, कृपया आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ ना देखें, लोगों की जान बचाने में ध्यान दें। आपने मोहल्ला क्लिनिक चालू कराएं, आप अपने जितने भी स्वयं सेवक बनते हैं उनको हॉस्पिटलों में उतारिए काम के लिए, और आप कंधे से कंधा मिला के इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार जो इस समय खत्म होने के उसमें कारागार पे है, उसका सहयोग कीजिए। मैं तो ये निवेदन करूंगा आपसे। लेकिन भटनागर जी, बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ऑक्सीजन उनको पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन के लिए बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन अभी अभी वो बता भी रहे थे, तो क्यों नहीं उनकी मदद कर दी जाती है? देखिए क्या है, जब राज्य सरकार लिख के भेजेगी कि हमें वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो उसको भेजी जाएगी। इन्होंने लेटर जारी करा इन्होंने, क्योंकि अभी 3 दिन की वैक्सीन है। ये तो पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है कि वैक्सीन खत्म होने वाली 3 दिन की। केजरीवाल 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस बात को लेकर। तो कुछ नहीं होगा, ये तो आपको केंद्र सरकार को अपनी डिमांड भेजनी पड़ेगी। हाँ। जब आप डिमांड भेजेंगे तो उसके बाद चीजें आएंगी। आप टीवी में बैठे कुछ भी बोलते रहिए, भड़कलाते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा। आप तो ये दिखाना चाहते हैं कि आप पूरे विश्व को, कि देखिए जो भारत की सरकार है, जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, जिसे विश्व गुरु हर दुनिया पूछती है, पिछली आपदा में पूरे भारत ने पूरे दुनिया की मदद करी। कहा है भटनागर जी, आपने अभी ये कहा है कि किसको कहा उन्होंने कि वहाँ उनको ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। वो 3 से 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है जिस दिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ऑक्सीजन भी होती है, वैक्सीन भी होती है, बेड्स की संख्या की स्थिति भी लगातार बताते रहते हैं। देखिए मेरे पास इनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है, आप कहते हो ऑनलाइन आपको सुनवा सकता हूँ। नहीं, मैं सुनती हूँ, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। मैं डेली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती हूँ और बाकी पूरा देश उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है आजकल जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं दिल्ली की स्थिति पर। तो पूरे देश को हालात वही तो आप प्रेस कहता हूँ काजल जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मगर आप केंद्र सरकार को डिमांड नहीं भेज रहे। आप मीडिया के माध्यम से आप चीजें लोगों को बता रहे हैं, मगर आप अपने लेटर बना के डिमांड नहीं भेज रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य को, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे जितने भी सरकारें हैं, यूपी हो, सबको आवेदन देने पे वैक्सीन भेजी जा रही है। ये नहीं ओवर स्टॉक भेजा जा रहा है, क्योंकि सब राज्यों का कोटा देख के चलना है। देखिए महाराष्ट्र सरकार में पूरा कोटा है, मगर वो फिर भी रोक के लगा रहे हैं। क्यों? सबको लोकसभा चुनाव दिख रहा है और उस पर राजनीतिकरण करके काम कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने एक बार ही बैठा? क्या जो हमारे रोज भी जो बैठते हैं, पैनल बैठता है, जो स्वास्थ्य विभाग का जो हर पीसी करता है शाम को, क्या किसी ने कहा को वैक्सीन की कमी है या वैक्सीन की किसी चीज की कमी है? आप ये चीज देखिए ना कि यही क्यों आगे बोल रहे हैं। ये राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है। मैं तो निवेदन फिर करूंगा आपसे, राजनीति ना करिए, जनता को बचाइए, आगे बढ़ चढ़े काम कीजिए। केंद्र सरकार पूरी तरह के कंधे से कंधा मिला के हर राज्य के साथ खड़ी है। कोई भेदभाव का काम नहीं है। आप जितना मर्जी करते रहिए, लेकिन ऐसे राजनीति से, लेकिन भटनागर जैसे राजनीति से भी तो काम नहीं चलेगा ना। कब तक ऐसे राजनीति होगी? अगर आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें आपस में ही आप लोग लड़ते रहेंगे, तो फिर कोरोना कैसे लड़ा जाएगा? कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाएगी? ये जो जनता आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठी है, ये जो देश की पब्लिक जो कि पार्टियों को वोट देकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा देती है, उनको उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों से हैं। उनको उम्मीदें सिर्फ राज्य सरकार से हैं, उनको उम्मीदें सिर्फ देश की सरकार से हैं। उनकी उम्मीदें कौन पूरी करेगा? अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी उम्मीदों को बांध कर रखें आप। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल करा। देखिए भारतवर्ष के अंदर ये एक केंद्र राज्य दिल्ली नहीं है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, जयपुर भी, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है। इतने सारे राज्य हैं, ये एक दिल्ली ही ऐसा क्यों है कि दिल्ली की सरकार ही हर चीज पे एलिगेशन और ऑब्जेक्शन उठा रही है? क्या और की सरकारों ने अभी तक एलिगेशन या ऑब्जेक्शन उठाया है, पीसी करी है? यही ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चीज के बारे में जवाब देंगे क्या? और सरकारों को रिक्वायरमेंट नहीं है चीज की भी? महाराष्ट्र को भी देखा था, शुरुआत में तो हमने महाराष्ट्र को भी देखा था। बिल्कुल। देखिए महाराष्ट्र ने अपनी गलती को छिपाने के लिए चुप होना पड़ा, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी गलतियां थी कि जो कि अब तक भुगतनी पड़ी पूरे भारतवर्ष को। अगर पिछली गलतियां सुधार में रखते, कंट्रोल में रखते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और राज्यों को हर चीज की पूर्ति हो रही है। ऐसा ये राजनीतिकरण जो चल रहा है दिल्ली को लेके, और दिल्ली के जो
जो सरकार बैठी है आम आदमी पार्टी की, यही करने में लगी है। ठीक है, बार-बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीदें पूरे देश को बहुत ज्यादा हैं कि सरकार क्या करेगी, राज्य सरकारें क्या करेंगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि सीधे पंजाब के संगरूर से सामने आ रही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। भवानीगढ़ में सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल सामने आई है। सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल, सब्जी मंडी में हड़ताल पर सब्जी विक्रेता बैठ चुके हैं, आक्रोशित हैं और हड़ताल का फैसला उन्होंने लिया है। हड़ताल शुरू हो चुकी है। सब्जी विक्रेताओं ने अपनी सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया है। बड़ी खबर आपके सामने, पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, संगरूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हड़ताल पर सब्जी मंडी में जो समय तय किया गया था वो बहुत कम है, ये सब्जी विक्रेताओं का कहना है। सब्जी विक्रेताओं ने सब्जियां खराब होने की बात कही गई है। उनका कहना है कि बहुत कम समय उनको दिया गया है सब्जियां बेचने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जो कि साफ तौर पर दिखा रही हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं अपनी सब्जियां फेंक रहे हैं, आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो उनको तय समय दिया गया है अपनी सब्जियां बेचने का, बहुत कम समय है, उतने समय में उनको वो आमदनी नहीं हो पा रही है जो कि उनको चाहिए। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की पाबंदियां हैं कोरोना को लेकर, इस समय दुकानों का भी समय तय किया गया है, सब्जी विक्रेताओं का भी समय तय किया गया है ताकि वो सब्जियां बेचकर समय से अपने घर तक पहुंच पाएं। लेकिन सब्जी विक्रेता अब आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनको समय दिया गया है वो बहुत कम है। अब ये आक्रोश सड़क पर आ चुका है। सब्जी मंडी से ये आक्रोश सड़क पर पहुंच चुका है। सब्जी विक्रेता लगातार अपनी सब्जियां फेंक रहे हैं और आक्रोशित हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सब्जी अब नहीं बिकेगी और क्योंकि सरकार की तरफ से समय उनको कम दिया गया है। समय की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते हड़ताल का फैसला सब्जी विक्रेताओं की तरफ से किया गया। पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, क्योंकि जैसे ही हड़ताल शुरू हुई और जैसे ही सब्जियां फेंकनी शुरू की गई, उसके बाद पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता नहीं रुके। उसके बाद पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया गया है कि सब्जी विक्रेताओं के साथ में धक्का मुक्की की गई है। पंजाब के संगरूर का ये पूरा मामला है, जहां पर सब्जी विक्रेताओं का आक्रोश देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम सीधे आपको वहीं की दिखा रहे हैं जो वहां की स्थिति इस समय है। सब्जी विक्रेता सड़क पर इस समय मौजूद हैं और अपनी सब्जियों को सड़क पर फेंक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ताजी सब्जियां पैक करके सब्जी विक्रेता मंडी में लेकर आए हैं और ठेले से उतारकर उनको सड़क पर फेंक दिया जाता है। ये आक्रोश है सब्जी विक्रेताओं का, ये हड़ताल है सब्जी विक्रेताओं की, ये आक्रोश है
सरकार के खिलाफ। ये देखिए किस तरीके से ये अपनी सब्जियों को बर्बाद कर रहे हैं, जिनको बेचने के लिए लाया गया था। अब उनकी बर्बादी सड़क पर देखने को मिल रही है। जिनको खेतों में से लेकर आए थे, खेतों में से अपने घर लेकर आए थे, घर से पैक करके सब्जी मंडियों में लेकर आए, लेकिन अब उस सब्जी को सड़क पर फेंक दिया गया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको जो समय दिया गया है वो बहुत कम है, समय बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की का आरोप सब्जी विक्रेताओं की तरफ से लगाया गया है। पंजाब के संगरूर का ये पूरा मामला है। लॉकडाउन की वजह से समय तय किया गया है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं में इस समय को लेकर आक्रोश, जो कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो देश में कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती चली जा रही है। दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नए नए जो म्यूटेंट हैं और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, उनकी टेंशन इस समय और ज्यादा है कि किस तरीके से अटैक करेंगे, किस तरीके से प्रभावी होंगे, कैसे इनको रोका जाएगा, कैसे इनसे सुरक्षित रहा जाएगा। आज केसेस और ज्यादा बढ़े हैं। कल हमने देखा था, कल से पहले की जो स्थिति हम आपको लगातार बता रहे थे, हर रोज 4 लाख से पार कोरोना के मरीज जा रहे थे। हर रोज 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन कल जो ये स्थिति थी, तकरीबन 3,29,000 हो गई थी। तकरीबन 3,29,000 कल कोरोना के नए केस आए थे, लेकिन अब ये स्थिति एक बार फिर से बढ़ गई है। अब ये कोरोना के केसेस आज तकरीबन 3,48,000 केस आए हैं। तो कल से आज संक्रमितों में इजाफा हुआ है, यानी एक दिन राहत मिली थी, लेकिन आज फिर से संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, आम पब्लिक के लिए भी है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, लापरवाही बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। अलग अलग पाबंदियां हर जगह लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो संक्रमण थम रहा है, ना ही इसकी रफ्तार थम रही है, ना ही केसेस थम रहे हैं, और ना ही मौत के आंकड़े थमने का नाम ले रहे हैं। लगातार जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। आने वाले समय की अगर बात करें, भविष्य के बारे में जब सोचा जाता है कोरोना की स्थिति को लेकर, तो और ज्यादा डरावनी स्थिति सामने आती है और ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं। जब जो रिसर्च हैं वो सामने आती है, रिसर्च के मुताबिक जब कहा जाता है कि 50,000 लोगों की मौत होगी 1 महीने में, इस तरह की जब रिसर्च सामने आती है, हालांकि कुछ लोग उस पर भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इतना तय है कि डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं। ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। पूरे देश को सतर्क रहना होगा, पूरे देश को सुरक्षित रहना होगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। हमारे साथ इस समय गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, पहले इंदौर का हाल बताइए, किस तरह की स्थिति है वहां पर, क्योंकि कोरोना केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। हम अगर पूरे देश भर के आंकड़ों की बात कर ले तो पहले 4 लाख को पार ये आंकड़ा कर रहा था। कल थोड़ी सी राहत मिली, 3 लाख तकरीबन 29,000। आज एक बार फिर से केसेस बढ़ गए हैं, 3,48,000 के करीब एक बार फिर से केस सामने आए हैं। स्थिति बताइए। देखिए काजल, निश्चित तौर पर प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर है, देश और प्रदेश दोनों जगह ही, अगर कहीं की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें, कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति सबने देखी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, मृत्यु के जो दर सामने आए हैं, आंकड़े सामने आए हैं, वो निश्चित तौर पर भयावह ही रहे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हालांकि बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो है थोड़ा सा राहत भरी खबर जरूर आ रही है। प्रतिदिन जो है आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जो आंकड़े हैं, आज दूसरी बार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 दुनिया से जहां 10,000 से कम आंकड़े आ रहे थे, आज एक बार फिर जो आंकड़े हैं वो 9,754 आंकड़े ही पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से सामने आए। साथ ही इंदौर की बात करें तो 1,651 मामले जो है इंदौर में सामने आए। वहीं भोपाल की बात करें तो 1,412 मामले जो है भोपाल में सामने आए। तो हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में कहीं ना कहीं कटौती नजर आ रही है। जहां 3 मई की अगर बात करें तो जो दर था, जो कोरोना पॉजिटिव दर था, वो 20.5 था, आज 14.7 हो चुका है। तो हालांकि लगातार जो है आंकड़े तो मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं कम आ रहा है और रिकवरी रेट जो है बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि कोरोना
में कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर हम देखते हैं कि किसी दिन कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े जो है कम आते हैं तो किसी दिन ज्यादा आते हैं। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आना चालू हो गई है। लगातार जो है प्रशासन और सरकार सख्ती से यहाँ पर कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी अगर वर्तमान की बात करें तो 17 मई तक ऑलरेडी यहाँ पर जो है कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन अब इस बीच एक नई चुनौती है जो कोरोना की तीसरी लहर की। और प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक है, उनको राशन मुहैया 3 महीने का कराया जाएगा। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, मुंबई का हम देख रहे थे, महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल था पूरे देश को दिया जा रहा था, यहाँ तक कि दिल्ली को भी दिया जा रहा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन को वहां पर मैनेज किया गया है। अब ऑक्सीजन की कमी वहां पर नहीं है। ये स्थिति तो एक तरफ है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ना तो संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम ले रही है और ना ही मौत के आंकड़े थम रहे। ठीक है, चल देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में जाहिर तौर पर थोड़े संतोषजनक स्थिति जरूर है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैं मुंबई की अगर बात करें तो वहां 24 घंटे में 1700 के आसपास जो मामले आए हैं, वही महाराष्ट्र में 40,000 के आसपास। तो जाहिर तौर पर मुंबई में महाराष्ट्र में अभी भी राहत नहीं माना जाएगा। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से ब्रेक द चेन के तहत मुंबई में जो है, महाराष्ट्र में जो है कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई तक एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो देश में जिस तरीके की अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही है, कोरोना डरा रहा है, कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, मौत के आंकड़े भी लगातार डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,200 लोगों की जान चली गई है, 3,48,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना की स्थिति लगातार डराती जा रही है क्योंकि आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।